जी अस्सलाम वालेकुम to all the students. I hope you all can hear my voice clearly, and you can also see the slide section over here. ठीक है. So as far as our last lecture was concerned, we ended up till the pre-caudal plate. ये क्या होती है, किस तरह से बनती है. ठीक है. A very slight revision I would like to do on this image. ठीक है, जिसमें कि सारा आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है एंड इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सेफेलिक और द रोस्ट्रल एंड. ठीक है, फिर उसके ऊपर एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव नोड. ठीक है. देन देयर इज another extension of the ectodermal cells that leads to the formation of the notochordal process, and then the extension of ectodermal cell adjacent to the notochordal process and precaudal plate leads to the formation of the cardiac plate, जिसकी वजह तरफ ये arrowhead जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है. ठीक है. और प्रीकॉर्डल प्लेट का भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, कि इट इज basically what you call the union or a thickness that is found by the endodermal cells. ठीक है. अब आगे एक जो फाइनल स्ट्रक्चर रह गया जिसकी हमने फॉर्मेशन पढ़नी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज द न्यूरल ट्यूब. ठीक है. नाउ व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से हमने एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक. There is another thickening of the ectodermal layer at the rostral end in the midline that leads to the formation of a depression or a narrow groove that has raised margins. ठीक है. And this movement of the ectodermal layer is again towards the rostral or the cephalic ends. ठीक है. दूसरा क्या होता है कि once this ectodermal layer has uh, depressed, or it has formed that groove like structure, it will delineate itself from the mesoderm that is present just below it. ठीक है. So this is what the second point is saying, that these folds delineate a deepening midline depression. So उसी तरह से जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, मिड लाइन में एक्टोडर्मल सेल्स कन्वर्ज करते हैं, इसी तरह से इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब भी इनिशिएट जो होता है न्यूरल ग्रूव का डिप्रेशन, वो उसी तरह से होता है. ठीक है. दैट बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द एक्टोडर्मल सेल फ्रॉम द मिड लाइन. और जो एक डिफरेंस यहाँ पे हो रहा होता है फ्रॉम प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो ये क्या है कि जो एक्टोडर्मल लेयर है वो that is delineated or detached from the layer that is present below it, that is the mesoderm. ठीक है. अब ये न्यूरल ग्रूव बन गया. सेकंड जो डिफरेंस होता है इसमें और प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन में, वो होता है कि वंस वो एक डिप्रेशन लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके हमने पढ़ा था कि मार्जिन्स जो हैं दे आर रेज्ड. ठीक है. तो वो जो रेज्ड मार्जिन्स होते हैं, दे वंस द डिप्रेशन इज कंप्लीट and it has delineated itself from the mesoderm, that the sides or the raised margins of that depression they will meet, and then a hollow tube like structure is formed that is known as the neural tube. And when we move to the diagrammatic representation, we have this sort of a picture. इसमें अगर आप A वाला सेक्शन देखें तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये 3 लेयर्स हैं और ये सेक्शन कौन सा है, सेफेलिक और द रोस्ट्रल एंड. वहां पे आप देखोगे कि उसने बेसिकली दिखाया हुआ है कि किस तरह से 3 लेयर्स पड़ी होती हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिर जो बी वाली जो पिक्चर है उसमें वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एक्टोडर्मल लेयर जो है, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ डिप्रेशन फ्रॉम द मिड लाइन, बट द रोस्ट्रल एंड विल बी कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द लेयर दैट इज प्रेजेंट बिलो इट. ठीक है. And when we move to the diaphragmatic representation, we have this sort of a picture. इसमें अगर आप A वाला जो पिक्चर है उसमें वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एक्टोडर्मल लेयर जो है, it is going to
और इसके मार्जिन आप देख सकते हो, दे आर रेज्ड, और सेंटर से जो है इट इज अ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर और अ डिप्रेशन दैट इज फॉर्म। ठीक है, सो वंस दिस डिप्रेशन इज डिलीनिएटेड फ्रॉम द लेयर बिलो इट दैट इज द मेसोडर्म, जो कि इसमें आपको ब्लू कलर का उसने शो करवाया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देख रहे हो कि जो वो उसके रेज्ड मार्जिन्स हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ वो नीचे एक आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है दैट इज द नोटोकॉर्ड और द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, जिसकी हम फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चर इज वेरी मच साइमल्टेनियस। ठीक है, तो जिस तरह से ये एक ऊपर डिटैच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नीचे इसी तरह से नोटोकॉर्डल प्रोसेस भी बन रहा होता है। ठीक है, बाय द डिप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ectodermal layer. So this is how these two adjacent structures are developed. ठीक है, उसके बाद जिस तरह से ही ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसके एडजेसेंट देखें कि ब्लू कलर की जो मेसोडर्म इसने दिखाई हुई थी, जिसको इसने पैराएक्सियल मेसोडर्म लेबल किया हुआ। ठीक है, अच्छा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। यू हैव अ लुक एट दिस डायग्राम दैट इज इन फिगर ए बी सी एंड डी। सो उसने यहाँ पे 3 लेयर्स दिखाई हुई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्मल लेयर। ठीक है, so this is how it is going to look like, and then you look at the figure B in which a depression is basically formed। ठीक है, from the midline, and that depression अगर आप उसकी दोनों adjacent sides देखें तो its margins are clearly raised। So these raised margins, once that midline depression is complete and it has delineated from the mesodermal layer, that margin of that depression will close and a tube-like structure is going to be formed। ठीक है, इसके नीचे आपने देख लिया है नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब जिस तरह से ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उसी तरह से जो इसके एडजेसेंट साइड के ऊपर जो मेसोडर्मल सेल्स हैं उनकी भी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किस तरह से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेसोडर्म इज डिवाइडेड पार्शियली इन द रोस्ट्रल डायरेक्शन। ठीक है, फिर रोस्ट्रल टू कॉर्डल डायरेक्शन में जब इसकी सेगमेंटेशन होती है तो ये प्रॉपर सोमाइट्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द सोमाइट। ठीक है, so how the mesodermal cells are going to divide? First there is going to be a partial separation at the rostral end। ठीक है, फिर जब इसकी पूरी लेंथ के ऊपर इसकी सेपरेशन होती है फ्रॉम रोस्ट्रल टू कॉर्डल एंड, तो फिर कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है मेसोडर्मल सेल्स की। और दीज cells of mesoderm that are divided, these are now known as the somites। ठीक है, so how we can define these group of cells? That once the neural tube is formed, the adjacent mesodermal cells on either sides they go under segmentation process। segmentation process मैंने आपको बता दिया कि rostral and caudal एंड के ऊपर जो कॉर्डल डायरेक्शन में जो है ये सेल्स, मेसोडर्म के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं। एंड वंस दिस सेपरेशन इज कंप्लीट, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ सेगमेंटल सेल्स दैट आर नोन एज द सोमाइट्स। ठीक है, नाउ द सोमाइट्स दीज आर बेसिकली ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? ठीक है, बल्कि rather than the types, these are basically the different components। ठीक है, so these are the 3 different components of the somites: the sclerotome, myotome and the dermatome। So from here you can get an idea that what kinds of different structures they can develop from these small group of cells: sclerotome, myotome and dermatome। ठीक है, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ द मेसोडर्मल सेल्स। आपको आपने जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन वाला इमेज देखा था, इसमें उसने बताया हुआ था पैराक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, ये जो पैराक्सियल मेसोडर्म है, दिस इज कॉल्ड पैराक्सियल बिकॉज दीज सेल्स आर प्रेजेंट
immediately adjacent to the midline। ठीक है, तो जिस तरह से अब आप इससे मिड लाइन से दूर जाते जाओगे तो जो मेसोडर्म के सेल्स डिवाइड हुए होते हैं दोज आर देन नोन एज द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, एंड उससे जो और ज़्यादा डिस्टली पड़े होंगे दे आर देन नोन एज द lateral mesodermal cells. So this is how the mesodermal cells are divided into, first of all, somites and then into different type of the mesodermal cells। ठीक है, so इसी हेडिंग में उसने आगे आपको बुक में ये भी बताया होगा कि जो lateral mesodermal cells होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो रिगार्डिंग लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म उसने 3-4 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, दैट इट फॉर्म्स द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द प्लूरा। ठीक है, और द ब्लड एंड द लिम्फेटिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, so those are the all the different types or the different components in which the lateral plate of mesoderm is going to divide in future। ठीक है, so these are the different types of cells that are present adjacent to the neural tube। और इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स में आगे से ये सेल्स जो हैं वो मेसोडर्मल सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, so next we come to another very important topic of this general embryology, that is regarding the folding of the embryo। ठीक है, अब आप ज़हन में ये रखेंगे कि वही स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, जिसमें कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, और जो भी एक्टोडर्म्स की प्रोलिफरेशन से जो स्ट्रक्चर्स बनने थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब एक एम्ब्रियो की एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ठीक है, सो अब ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट प्लेन्स में फोल्ड होता है। ठीक है, वो कौन कौन से प्लेन्स होते हैं? दो इम्पोर्टेंट प्लेन्स होते हैं जिसमें ये एम्ब्रियो जो है वो फोल्ड होता है। वन ऑफ दैट इज द रोस्ट्रोकॉडल एक्सिस, जिसको कि आप हेड और टेल एंगल पे उसकी जो फोल्डिंग है ये उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रोस्ट्रोकॉडल एक्सिस के ऊपर फोल्डिंग क्या होगी कि हेड और टेल रीजन से जो है वो एम्ब्रियो इनवर्ड्स फोल्ड करेगा। ठीक है, लेटरल एक्सिस क्या होगा, उसकी जो बाकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी जो इनवर्ड मूवमेंट होगी वो आपको बताएगी उसकी लेटरल फोल्डिंग। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक में फिगर 2.9 देखोगे ना तो वो उसने वो एम्ब्रियो का वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बताया हुआ। ठीक है, उसमें वो बता रहा है कि रोस्ट्रोकॉडल या हेड और टेल एंड पे फोल्ड किस तरह से होता है एम्ब्रियो, और लेटरल एस्पेक्ट में किस तरह से फोल्ड करेगा। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है इसमें हमसे जो रेलेवेंट है वो होता है सबसे ज़्यादा जो रोस्ट्रल या सेफेलिक एक्सिस के ऊपर जो उसकी फोल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये जो प्लेट लाइक एम्ब्रियो बना है ये हेड वाला सेक्शन जब इसका फोल्ड डाउन करता है तो एक स्मॉल, जिसको कहते हैं ना कि गैप लाइक एरिया बन जाता है बिटवीन द कार्डियक प्लेट, ठीक है, एंड द हेड रीजन। ठीक है, जिसको कि आप स्टोमोडियम कहते हो, जो कि फ्यूचर में आपकी ओरल कैविटी में डेवलप होता है। सो एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि उसके ये जो पूरा जो एम्ब्रियो है इसकी सरफेस लेयर जो है वो है एक्टोडर्म। तो जैसे ही ये एम्ब्रियो फोल्ड भी होगा तो वो बेसिकली क्या कर लेगा कि सारी जो उसकी एम्ब्रियो की सरफेस है उसको एक तरह से एनकैप्सुलेट कर लेता है। ठीक है, ये इस तरह का यही इमेज है, इसका आप सेफेलिक और कॉडल एंड देख सकते हो। और फिर आप देखें बुक में फिगर जो 2.9 है वो आपको बताएगा कि यही स्ट्रक्चर किस तरह से सेफेलिक, कॉडल और लेटरल एक्सिस के ऊपर फोल्ड करता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का जब हम सैजिटल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं वो आपको बुक में फिगर 2.10 नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरह के कुछ इमेजेस आपको नजर आ रहे होंगे।
ठीक है। तो इसमें आपने फोकस क्या रखना है कि फिगर ये आपको बता रहा है कि सारी जो जो भी एमनियोटिक कैविटी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सारी लेयर्स जो हैं वो डेवलप हो गई। ठीक है। उसके बाद ये चूंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, सो दिस इज टेलिंग यू दैट हाउ द एम्ब्रियो इज बेसिकली फोल्डिंग फ्रॉम इट्स हेड एंड टेल डायरेक्शन। ठीक है। सो ये जो वाइट कलर का जो एरो ये दिखा रहा है, द वाइट एरो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फोल्ड ऑफ द हेड रीजन, द ब्लैक एरो इज शोइंग द फोल्ड इन द टेल रीजन। ठीक है। तो अब आप देखें कि जिस तरह से ही ये हेड रीजन या सेफेलिक एंड से ये इनवर्ड फोल्ड होता है, तो वो जो कार्डियक प्लेट होती है या पेरिकार्डियल कैविटी जो बनी होती है जिसमें हार्ट डेवलप होना होता है, वो आप देखें किस तरह से वेंट्रल साइड के ऊपर टर्न कर जाता है। ठीक है। और जैसे ही आप देखें सी इमेज देखें, फर्दर फोल्डिंग हो रही है, और डी इमेज देखें तो वहां पे उसकी फोल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। एंड हाउ द एम्ब्रियो इज गोइंग टू लुक लाइक आफ्टर कंप्लीट फोल्डिंग फ्रॉम हेड, टेल एंड लेटरल रीजन, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है। अब इसमें इसकी आउटलाइन को छोड़ के जो प्रॉपर ब्लैक सा जो रीजन है इसके ऊपर आप अगर फोकस करें, सो दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो एंड दिस इज हाउ इट इज पोजीशन। जो आपका फिगर 2.10 की जो ई वाला फिगर है ना, तो उसकी फोल्डिंग से आप देखेंगे क्या हो रहा है कि ये एक तो प्रॉपर हेड लाइक रीजन जो है वो प्रोमिनेंट बल्ज के तौर पे, जो फोर ब्रेन का बल्ज है वो आपको नजर आएगा। और जो ये जो इसने हार्ट वाली एक पेरिकार्डियल कैविटी लेबल की हुई है और जो फोर ब्रेन है उसके दरमियान आप देखें एक बड़ी स्पेस है जिसको उसने स्टोमोडियम लेबल किया हुआ। ठीक है। तो बेसिकली जब ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से हेड और टेल रीजन से फोल्ड होता है, तो आउटर या जो एक्टोडर्मल लेयर है वो इस तरह से इस पूरे सरफेस को जो है वो एनकैप्सुलेट कर लेगी। ठीक है। और इसके दरमियान और हार्ट वाले जो आपके रीजन है और जो फोर ब्रेन वाला रीजन है इसके दरमियान में एक स्पेस होती है, दिस स्पेस इज नोन एज द स्टोमोडियम। और उसके बाद आप देखेंगे एक इसने रीजन आपको दिखाया हुआ है एंडोडर्म का। ठीक है। जब ये अभी इमीडिएटली फोल्ड करता है उस वक्त ये एरिया जो है दिस इज बेसिकली क्लोज्ड। ठीक है। और यहाँ पे होती है आपकी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे इसने ओपन अभी दिखाई हुई है। ठीक है। जब इनिशियल फोल्डिंग होती है एट दैट टाइम दिस सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो इज क्लोज्ड एंड देयर इज जस्ट अ वेरी फाइन स्पेस बिटवीन द हार्ट एंड द forehead region. This is known as the primitive stomodium or the stomodium that is going to develop into the future oral cavity. So the head fold is the most important for you guys. ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरह से एंडोडर्म और मीजोडर्म जो हैं वो ऑब्वियसली एक्टोडर्म की इनर साइड पे होती हैं। तो इनका जो बाकी ये जो एंडोडर्म और मीजोडर्म है इनका रोल होता है इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि आप एंडोडर्म का बता सकते हैं कि उसने जैसे फोर गट, मिड गट, हाइंड गट लिखा हुआ है, ये वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट रीजन्स आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम इवन द mesodermal layer. ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द टू डायमेंशंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है। तो अब ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स का क्या होता है कि जहाँ पे हमने पढ़ा था ना न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन जो है उसमें क्या होता था कि आपको पता है कि एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हेड रीजन में एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली फोर ब्रेन वाला सेक्शन है ना, जो कि एक्टोडर्मल फोल्ड में भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द बल्जिंग एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ठीक है। और न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल एडजेसेंट साइड के ऊपर या डोर्सल एस्पेक्ट के ऊपर there is a group of ectodermal cells that is also, because that is close to the neural tube, so these cells are also known as the neural
क्रस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये आप देखें ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल दैट इज फाउंड ऑन द डोर्सल मिडलाइन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। अभी आगे मैंने वही इमेज शेयर किया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरल क्लस्ट सेल्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है और ये किस तरह से आगे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो these are the cells, they migrate to different location, give rise to various sections of the head region। ठीक है, अब आपको बताया कि जैसे जैसे वो हेड और टेल रीजन में एम्ब्रियो के फोल्ड्स बन रहे होते हैं, उसी तरह से जो न्यूरल ट्यूब का जो एंड होता है, बल्जिंग एंड, वो भी ऑब्वियसली उसी फोल्ड के साथ इनवर्ड फोल्ड होगा और ब्रेन के डिफरेंट सेक्शंस बना देता है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ठीक है, अब ऑब्वियसली चूंकि ये ब्रेन के सेक्शंस भी बना रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल हैव इट्स रोल इन फॉर्मेशन ऑफ different connective tissue layers in the head and also the facial region। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्योंकि अभी तो ये एंडोडर्मल सेल्स हैं एंड ओनली दे कैन फोल्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, once these the ectodermal cells or the neural crust cells they undergo epithelial mesenchymal transformation। ठीक है, जब तक आपके एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या मीजोडर्मल सेल जो हैं वो मीजनकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, तब तक किसी भी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट mesenchyme आर बेसिकली द multipotent सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ these organelles। ठीक है, सो व्हाट इज एपिथेलियल mesenchymal ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एक्टोडर्मल सेल्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक ग्रुप या एक पैक्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो न्यूरल क्लस्ट सेल्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, ये जो डी वाला इमेज है इसमें आप देखो कि ये जो है न्यूरल ट्यूब की जो हेड वाला रीजन या जो बल्जिंग एरिया होता है, ये वो इसका रीजन है। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर कौन सी लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ द एक्टोडर्म। ठीक है, सो इस एरिया में जहाँ पे एरो हेड पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे जितने भी एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे अराउंड द न्यूरल क्लस्ट सेल्स, अराउंड द न्यूरल ट्यूब, दीज सेल्स आर नोन एज द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है, तो अभी जो ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, दे विल अंडरगो एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब जब ये मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्म होंगे तो तब आपके जो प्रॉपर हेड और फेशियल, क्रेनियोफेशियल रीजन के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो तब डेवलप होगा। ठीक है, so we will go through how this epithelial and mesenchymal transformation is going to occur। You can have a look at this image, this is just to show you a very general concept of it। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने इसकी पिक्चर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर इमेज है जहाँ पे वो एपिथेलियल फिनोटाइप उसने लेबल किया हुआ है। अगर आपको याद हो जो एक्टोडर्मल सेल्स की पोजीशन होती है वो भी क्या होती है, दैट इज दे आर टॉल कॉलमनर एंड दे आर प्रेजेंट इन अ पैक्ड पोजीशन। अब मेसेनकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन इनकी किस तरह से होती है, you can define this epithelial mesenchymal transformation as the process in which these cells they undergo changes in cell polarity, ठीक है, cell adhesion, and they come in a position where they can migrate and invade into the different areas of the embryo। ठीक है, अब सेल पोलैरिटी का चेंज होना का क्या मतलब होता है कि बेसिकली सेल की जो शेप है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज आती है। ठीक है, एंड दैट बेसिकली लीड्स टू द फॉर्मेशन
ऑफ द mesenchymal cells। ठीक है, अब आप सेंटर वाली पिक्चर में देखो, उसमें पहले दो सेल्स जो है वो दिखा रहा है कि वो अभी एपिथेलियल फेज में ही है। बाकी जो तीन सेल्स हैं उसमें आप देखेंगे उनकी शेप भी चेंज हो गई, उनके दरमियान ये जो डार्क ब्लू सेल जंक्शंस उसने दिखाए हुए हैं जो कि सेल्स को आपस में क्लोज कांटेक्ट में रखते हैं, वो भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, और उनकी शेप भी चेंज हो रही है। ठीक है, शेप और साइज और ऑर्गेनेल्स की पोजीशन जब चेंज होती है तो उसको आप कहते हो द चेंज इन सेल पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि किस तरह से जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो अलग होके एक बिल्कुल स्टार शेप में आ जाते हैं विद centrally placed nucleus. So this is how the epithelial cells or the ectodermal cells they go and transform into the mesenchymal cells। और ये जो फिर mesenchymal cells होते हैं ये आपके different area के connective tissue और different types of cells को बनाते हैं। ठीक है, so this is the basic concept of the epithelial mesenchymal ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ वेरी सिंपल कि इसके सेल जंक्शन सेल्स के ख़त्म हो जाएंगे, उनकी शेप चेंज होगी। अब ऑब्वियसली जैसे ही वो पैक्ड फॉर्म में नहीं है तो वो डिफरेंट एरियाज के ऊपर माइग्रेट भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके दे कैन फॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर एज depending upon the signals that they receive. So this is the basic concept of epithelial mesenchymal transformation। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं द डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल्स, विच मीन्स दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ये आपको पता है कि चूंकि डॉर्सल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, और ये बेसिकली इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ऑफ द craniofacial structures। So these are all the different type of structures that you will see that are going to develop from the neural crust cells। ठीक है, cranial sensory nerve, ectomesenchyme of bone, skull, dentine। ठीक है, next we have the derivatives of the ectodermal cells that is clearly present on the surface। So these are all the structures that are going to develop from the ectoderm। ठीक है, ये आपके बुक के जो ये जो सेकंड चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है उसमें उसने टेबल दिया हुआ है, उसने उसमें सारा बताया हुआ है कि which are the structures that are going to develop from the neural crust cells, which structures develop from ectoderm, mesoderm and the endoderm। ठीक है, so this is what you need to know regarding these three different layers। ठीक है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने याद रखना है तब डेवलप होते हैं जब ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्मल सेल्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं इनटू द mesenchymal cells, because mesenchymal cells are the ones that have the potency to differentiate into any type of your cells that are required to produce any type of organ। ठीक है, so you can find them over there very easily, and this is all you need to know regarding the general embryology। ठीक हो गया, so we will just start a very small section of the oral embryology today and then we will continue it, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो अहम ओरोफेशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है, so इसलिए I'll be going slightly slow in the next two lectures because it is very complicated and it is very important to know the formation of each and every craniofacial structure। So today we will just generally go through some part of the oral embryology। So how we can define this term? Obviously we will be studying all the development of the structures that are present within the oral cavity and also in the surrounding of it। So this is a study of development of oral cavity and the structure within it during the formation and development of embryo। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो चीज़ें हमने डेवलपमेंट जिन जिन चीज़ों की पढ़ी है, दैट जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव नोड, नोटोकॉर्ड, दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब उनसे आगे जो है
जितनी भी आपने लेयर्स पढ़ी थी, दे आर गोइंग टू गो थ्रू दैट epithelial mesenchymal transformation, and that will lead to formation of the different craniofacial structures of the embryo. So now we start up from the formation of head. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेड या फोर ब्रेन वाला सेक्शन अगर आपको याद हो कि जब हमने फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा था, तो उसमें पर आपको बताया था कि किस तरह से उसका हेड सेक्शन या सेफेलिक रीजन जो है वो फोल्ड होता है। ठीक है, तो वो फोल्ड होने के साथ साथ जैसे जैसे वो एक्टोडर्म की फोल्डिंग होती है, उसी तरह से जो न्यूरल ट्यूब वाला सेक्शन होता है उसका भी जो सेफेलिक रीजन में जो उसकी जो है वो एक्सटेंशन होती है। ठीक है, उसका जो टर्मिनल एंड होता है वो एक्सपेंड करता है और उसी तरह से एक्टोडर्म की ही डायरेक्शन में वो फोल्ड होगा, एंड दैट विल लीड टू द development of three different structures of the brain that are called the forebrain, midbrain, and hindbrain. And what we observe in these three regions is another very important structure that are called the rhombomeres. What are they? These are a series of 8 bulges that develop from the hindbrain. ठीक है, इसमें आगे उसने लिखा है फर्स्ट टू rhombomeres and neurokrust cells supply the embryonic connective tissue for the craniofacial development। ठीक है, इसमें आपने याद रखना दिस इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर 3, जहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ था हाउ द rhombomeres are going or formed and what is their role in development of different sections। तो उसने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टू rhombomeres along with the neural crest cells will form the connective tissue of the craniofacial region। तो क्रेनियोफेशियल रीजन में कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो आपका फेस वाला रीजन आ जाता है, दूसरा आपका आ जाएगा द रीजन ऑफ द जॉज दैट इंक्लूड्स योर मैक्सिला एंड mandible। So this is a very brief section that you need to remember regarding the head formation and how the rhombomeres and their different bulges play their role in development of the connective tissue of the craniofacial region। ये इस तरह से आपने कभी स्ट्रक्चर देखा था? ठीक है, when the embryo is going to fold, and this is how it looks like when it folds from the head region or the rostral region। ठीक है, तो इस तरह से जो जिस स्पेस की मैं बात कर रहा था ना, स्टोमोडियम, दिस इज द स्पेस दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्डियक बल्ज। ये वो बेसिकली कैविटी है जहाँ पे हार्ट ने डेवलप होना है। ऊपर से अब अभी हेड पोजीशन देखो किस तरह से फोल्डेड है। सो दिस इज हाउ द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ folding of embryo, and also the expansion of neural tube leads to the formation of the different parts of brain। अब हेड चूंकि फोल्डेड पोजीशन में है, यू कैन सी अ वेरी फाइन गैप जिसकी मैं पहले ही बात कर रहा था। दिस फाइन गैप इज बेसिकली नोन एज द stomodium that is present between the cardiac bulge and the frontal prominency, and then there is a very fine layer between these two regions that is limiting the stomodium from the foregut region। इस मेम्ब्रेन को आप कहते हो द बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता बिकॉज इट जस्ट degenerate once the development of these structures continues। So now we will come to another group of important structures that are the brachial arches। These are the structures that mainly develop from the ectodermal layers। ठीक है, so the growth of the mesenchymal tissue in the cranial region। ठीक है, अब ये mesenchymal tissue उसने क्यों लिखा है? ठीक है, why has he mentioned this thing? Because the ectodermal layer that has actually transformed into the
mesenchymal tissues, and those mesenchymal tissues will now form different parts of the craniofacial region. So होता क्या है, what are brachial arches? These are the growth of the mesenchymal tissue in the cranial region of the embryo that result in formation of different arches and clefts. ठीक है? So these brachial arches from the outer side, they have the line, these develop from the mesenchymal cells of ectoderm. ठीक है, और इनर साइड पे जो है वो क्या होगा, those will be the mesenchymal cells of mesoderm and the endoderm. ठीक है, फिर आप इसकी डेवलपमेंट का टाइम देखें, 20 to 35 days ऑफ डेवलपमेंट. अभी तक आपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ी है, दैट इज टिल द थर्ड वीक से ऑनवर्ड्स फोर्थ और फिफ्थ वीक, जो कि तकरीबन 25 to 35 डेज का ड्यूरेशन होता है. इस दौरान जो मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्चेस. So pharyngeal arches is formed by the cells derived from ectoderm, endoderm and the neural crust. कौन से सेल डिराइव होते हैं इन तीनों लेयर से? These are the mesenchymal cells. ठीक है, so these cells lead to the formation of the brachial arches. अब जो different brachial arches हैं, after their formation they give rise to different structures in your facial region. So first of all, this is how these arches look like externally. ठीक है, उसी तरह से आप देखें हेड रीजन में टर्न है, देन यू हैव द मैंडिबुलर आर्च. ठीक है, फर्स्ट आर्च को आप मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं. ठीक है, then you have the second, third. So total number of arches that are formed, they are 6, but only 4 are the arches that give rise to different structures. बाकी जो दो हैं उसने लिखा होगा these are transient, यानी कि जिस जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर्च के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते जाते हैं, उसी के साथ साथ जो आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ आर्चेस हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं. So these first 4 arches are only important when it comes to giving rise to different structures. ठीक है, उसका फ्रंटल व्यू आपको साथ वाले इमेज में दिखाया हुआ है, just to show how the opening of the stomodium looks like, that is going to develop into the future oral cavity. So we will go on to discuss some of the derivatives of few of these pharyngeal arches. And first of all, I will just recall that regarding all the 4 brachial or pharyngeal arches, आपने याद रखना है कि हर आर्च का there is an aortic component that includes its arterial supply. ठीक है, and then there is a cranial nerve that develop from each of the specific pharyngeal arches. Then there is at least a muscular and a cartilaginous or bony component of each of these cartilages. So if you remember these basic components, तो आपको आसानी हो सकती है, ठीक है, ताकि आप कोई भी इसका component miss ना कर जाओ. But whenever you are asked about the specifically any of the arch के इसके components लिखें, तो आपने specifically उस component का नाम लिखना है. ठीक है, so this is just to give you an outline of how you can remember the basics of the pharyngeal arch. So coming to the first pharyngeal arch, we have the 2 prominences that are known as the maxillary and the mandibular prominence. उसमें वो उसकी position भी दिखा रहा है, dorsal and the ventral aspect. ठीक है, so we have the maxillary prominency and the mandibular prominency. उनके नाम से बड़ा clear है, you can tell how different parts of the facial region are going to develop from these prominencies. So you have the maxilla developing from this maxillary prominency, the zygomatic bone, and also some part of the temporal bone. And then you have the mandibular prominence. Obviously the mandible will be developing from this prominency, but in a different segment. अपर और द डॉर्सल सेक्शन में मैक्सिला, और ऑब्वियसली जो लोअर प्रोमिनेंसी होती है दैट इज मेंशन्ड near the west when on the ventral portion,
that is going to develop into mandible. Then there is a cartilage that develops from the first pharyngeal arch that is known as the Meckel's cartilage. ठीक है, इनमें से इसकी पोजीशन अक्सर आप स्टूडेंट्स को पता ही होगी, that this is the cartilage that is present in the position where the mandible is going to develop. ठीक है, but once the mandible development starts, this cartilage is going to degenerate. ठीक है, so this is only a template for the development of the mandible, but it does not transform into the mandible. So you have to be very clear regarding the Meckel's cartilage and its relation with development of mandible, that Meckel's cartilage has no role in development of the mandible. It only acts as a template, and once the mandible formation has started, this cartilage is going to degenerate into these three different components. Two of them are the part of or the bones of the middle ear, that is the malleus and the incus. Then we have the sphenomandibular ligament, that is the ligament that basically helps in the movement of the mandible. तो इस अगर स्लाइड के ऊपर आप देखें तो you can easily tell that there is a bony and a cartilaginous component of the pharyngeal arch. Then we come to the other components. वो कौन कौन से हो सकते हैं? Muscular component and the arterial and the nervous component. So this is how you can divide it into different uh, parts, and you can easily remember the different components of any pharyngeal arch. So there is a good number of muscles that are going to develop from the first pharyngeal arch, that is the muscles of mastication. जो आपको पता है कि these are the masseter, lateral and medial pterygoid and the temporalis. ठीक है, then you have the mylohyoid muscle. ठीक है, this is muscle that is attached to the hyoid bone, and another attachment is on the mandible. ठीक है, अगर आपने mandible की anatomy पढ़ी हो ना तो उसमें पढ़ा होगा कि there is a fine region that is known as the mylohyoid line. उसके ऊपर एक attachment होती है mylohyoid muscle की. Then you have one of the muscles present somewhere below the mandible, that is digastric muscles. So the anterior belly of digastric muscle is going to be developed from the first pharyngeal arch. Then you have two other muscles, tensor villi palatini and tensor tympani. So this is the muscle of the palate. Then you have the arterial and the nervous component, that are the maxillary artery, trigeminal nerve. फिर उसने बताया हुआ कि किस तरह से there is a component of the trigeminal nerve that is involved in the sensory supply, that includes the two-third anterior of the tongue and also the skin of face and lining of the mouth. So this is how the trigeminal nerve that develops from the first pharyngeal arch is involved in the sensory function. So these are the different components of the first pharyngeal nerve. Okay, now coming to the second pharyngeal arch. Okay, the very important component of it is the Richards cartilage, that is giving rise to stapes, styloid process, stylohyoid ligament, upper body and lesser horn of the hyoid bone. जिसने hyoid bone की anatomy अगर पढ़ी होगी आपने anatomy में, तो you obviously know which are the parts, the upper body and the lesser horn. Stapes जो है, this is the third bone of the middle ear. ठीक है. Then you have the muscular component that includes the muscles of facial expression, stapedius, styloid and platysma. These are all the muscles present around your neck region. Then you have the posterior belly of the digastric muscle. ठीक है, ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन के लिए, this is how the hyoid bone looks like.
and you can also see its location just below the mandible. So it is there to provide attachment to the muscle, different muscles. ठीक है, ये इसका body वाला region है, and then you have the lesser horns and the greater horn. So the upper body and the lesser horn, these are the regions that arise from the second pharyngeal arch. So here are the arterial and the nervous components that include stapedial artery, hyoid artery, and then you have the facial nerve that provides sensory function or the taste functions to the anterior two-third of tongue through its branch that is known as the chorda tympani. So here we will stop today till the components of second pharyngeal arch. We will continue in our next lecture the two pharyngeal arches, and we will also discuss the development of some of the facial orofacial structures. So any questions that you have till now regarding whatever we have discussed today, you can ask now. Any questions? अच्छा, एक और चीज़, आप ये लोग जैसे जैसे ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, जैसे आपने न्यूरल क्रस्ट का पढ़ा होगा, उसमें आ रहा है ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, इस तरह से स्टार्ट में भी ऐसे ही है। ठीक है, सो हाउ आई हैव डिजाइन माय लेक्चर्स इज कि सबसे पहले आपको सारी मैंने बेसिक बायोलॉजी पढ़ानी है। ठीक है, वो जितने भी चेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर उनकी नॉर्मल बायोलॉजी में कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, या किसी भी किस्म का कोई खराबी आ जाती है किसी वजह से, तो उसको वो पैथोलॉजी किस तरह से होती है, आई हैव कंपाइल्ड ऑल द पैथोलॉजीज फॉर द लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये टीचर कॉलिन सिंड्रोम और जितने भी सिंड्रोम है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन सी एनोमली किस कंपोनेंट की म्यूटेशन की वजह से होती है, और उस एनोमली में इंडिविजुअल के क्या क्या फीचर्स आते हैं। ठीक है, तो सारी जेनेटिक और कंजेनिटल जितनी भी एनोमलीज हैं, आई विल बी डिस्कसिंग इन माय फाइनल लेक्चर। ठीक है, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं उनकी नॉर्मल बायोलॉजिकल फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, सो आई हैव केप्ट द बायोलॉजिकल सेक्शन इन अ सीक्वेंस, ताकि आपको याद रहे, और आप टाइमिंग भी आपको याद रहे कि थर्ड वीक तक कितनी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, थर्ड वीक टू फोर्थ टू फिफ्थ वीक में क्या डेवलप हो रहा है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। दीज आर द फ्रिंजल आर्चेस। ठीक है, और आगे भी इसी तरह से। ठीक है, सो लास्ट इन माय लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एनोमलीज कि कौन सी एनोमली किस स्ट्रक्चर की म्यूटेशन की वजह से है, और वो इंडिविजुअल में क्या क्या ओरोफेशियल जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं। सो एनी क्वेश्चन राइट नाउ till whatever we have discussed वो आप पूछें। Anomalies we will be discussing in our final lecture. So it is advised कि आप अभी से ही जो है इस सीक्वेंस को जो है ना वो पढ़ते जाएं। ठीक है, रादर देन के वो होता है ना रट्टा, या उस तरफ नहीं जाना। जस्ट गो थ्रू द बुक, ट्राई टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ हाउ these biological changes are occurring, ताकि आपको एक सीक्वेंस में ये सारी जो है वो डेवलपमेंट याद रहे। So this is how I have found my lecture. So any questions you have, you can ask. So was there any issue of voice throughout my lecture? You can also tell me if there was any issue regarding my voice.
Okay, so you can go through everything that you have covered in today's lecture, and any difficulty you can ask it later on.